नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है शहर शहर खबर का। और इस खास बुलेटिन में तेज रफ्तार और पूरे विस्तार के साथ हम आपको आपके शहर, आपके कस्बे की खबर दिखाएंगे। और इस खास बुलेटिन में सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि छोटे बड़े हर शहर की खबरें और उसका अपडेट आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि ग्रेटर नोएडा से मिल रही है। बिल्डरों को यूपी रेरा ने जारी कर दिया है नोटिस और यूपी रेरा की सुनवाई के दौरान नहीं आते बिल्डर पक्ष और रेरा ने ऐसे 10 बिल्डर चिन्हित कर उनको नोटिस भेज दिया है और जवाब मांगा है। 16 से 18 जुलाई को अब बिल्डर को सुनवाई में आना होगा। सुनवाई में न आने पर शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। यूपी रेरा में अभी तक 43,000 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं और केएसएन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, इको ग्रीन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी हो चुका है। पाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आडिया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी हो चुका है। किस किस को नोटिस जारी हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर के माध्यम से। जीएम हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेएसएस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी हो चुका है और साथ ही वर्धमान रियलटेक पारसनाथ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की कि बिल्डरों को अब हाजिर होना होगा, क्योंकि किन्हीं कारण से ये हाजिर नहीं होते थे। अब कहा गया है कि अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो फिर फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। शिव त्यागी जी मेरा रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव त्यागी, यूपी रेरा की सुनवाई के दौरान कई बिल्डर नहीं आते हैं, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक क्या कुछ अपडेट और क्या वजह रही है इनके ना पहुंचने की? देखिए, यूपी रेरा ने उन सभी बिल्डर्स को चिन्हित किया है जो कि सुनवाई के दौरान नहीं आते, क्योंकि लगातार शिकायतकर्ता सुनवाई में पहुंचते हैं और ऐसे में बिल्डर पक्ष की तरफ से ना ही बिल्डर आते, ना ही उनके कोई पक्ष का यहाँ पे लोग आते हैं। ऐसे में इन लोगों सभी बिल्डर्स को यहाँ पे चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने के बाद उनको नोटिस दिया गया है। तो यहाँ अगली सुनवाई यहाँ पे 16 से 18 जुलाई के बीच में है। अगर बिल्डर की पक्ष की तरफ से यहाँ पे सुनवाई में कोई नहीं आएगा तो यहाँ पे जो शिकायत करता है उसके पक्ष में यहाँ पे फैसला सुना दिया जाएगा। ये साफ तौर पर यूपी रेरा के जो अधिकारी हैं उन्होंने नोटिस में यहाँ पे जो है सभी बिल्डर्स को भेजा है, क्योंकि लगातार जब यूपी रेरा में सुनवाई होती है उस दौरान देखा जाता है कि जो बिल्डर की तरफ से कोई भी यहाँ पे सुनवाई के दौरान नहीं आता है। तो ऐसे में क्योंकि लगातार जो फाइलें हैं और या जो शिकायत है वो पेंडिंग होती आ रही है, यानी कि अच्छी खबर और राहत भरी खबर कहा जा सकता है शिकायतकर्ताओं के लिए भी, क्योंकि बिल्डर को पेश होना होगा। अगर नहीं पेश होते हैं तो फैसला शिकायतकर्ताओं के पक्ष में आएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ हुई, इसके लिए वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे थे। उनके साथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम भी पहुंचा था। सभी को ईडी ऑफिस से करीब 1 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसकी शिकायत लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ रहीं। वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर पलटवार भी किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन हो रहा है कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। बीजेपी चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन अपने नेता के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को घेरने की कोशिश की। ईडी के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबंध पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। सत्ता और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी भावनाओं के आधार पर कार्रवाई नहीं करती, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही है। अगर ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार करेंगे और राजनीतिक रूप दे करके बच जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अब देश की सरकार या देश की संस्थाएं सबके साथ न्याय करती हैं। वैसे कांग्रेस लखनऊ में राहुल गांधी के समर्थन में और सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। धारा 144 लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोका गया और नेता को उसके घर पर ही कैद कर दिया गया। लेकिन दिल्ली समेत कई राज्यों में राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन दिखाई दिए। इस दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुई।
सपा नेता इमरान मसूद मुस्लिम धर्म गुरुओं और अन्य लोगों के साथ सहारनपुर एमएलसी दफ्तर पहुंचे। इमरान मसूद ने जुमे को सहारनपुर में हुए उपद्रव में पुलिस के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। इमरान मसूद ने कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ। मस्जिद इबादत करने का स्थान है, वहां से प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिल सकती है और जिस प्रकार से मुस्लिम युवक बच्चे सोशल मीडिया पर देखकर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। लेकिन सहारनपुर पुलिस ने लोगों पर लूट फायरिंग करने जैसे मुकदमे लगा दिए हैं, जबकि ना तो कहीं लूट हुई है ना ही कहीं फायरिंग हुई है। सरकार लोगों के घरों पर नहीं बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर बुलडोजर चला रही है। 10 जून को हिंसा पर यूपी सरकार एक्शन में। आरोपियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा। हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के घर को करीब 4 घंटे में गिरा दिया गया था, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ एक्शन की बारी है, जिसको देखते हुए प्रयागराज के लोगों के अंदर दहशत देखने को मिल रही है। कई लोग कार्रवाई के डर से अपनी दुकानों का सामान बाहर निकालते दिखाई दिए। बताया जा रहा कि अतिक्रमण को प्रशासन हटा सकता है। ये तस्वीर आप देखिएगा, यहाँ कुछ दुकानें हैं, थोड़ी सी गहमा गहमी बढ़ गई है क्योंकि बुलडोजर चलने की खबर है कि बुलडोजर चल सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। फिलहाल जुमे की हिंसा पर अब तक 325 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हर किसी की कुंडली तलाशी जा रही है। अवैध संपत्तियों की लिस्ट बनाई जा रही है ताकि हिंसा का हिसाब बुलडोजर से लिया जा सके। प्रयागराज में अटाला में हिंसा की तस्वीरों को हर किसी ने देखा, लेकिन अब इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अटाला मस्जिद से नमाजियों के निकलने के बाद बवाल शुरू हुआ। इस हिंसा में मस्जिद के इमाम अली अहमद की भूमिका भी सामने आ रही है। प्रयागराज में जुमे के दिन हुई हिंसा की घटना में जो सबसे प्रमुख और बड़ा नाम सामने आया, उसमें अटाला मस्जिद, जो बड़ी मस्जिद कही जाती है, उसके इमाम अली अहमद का नाम सामने आया। प्रशासन ने भी ये दावा किया था कि अली अहमद के उकसावे पर ही उपद्रवियों ने बवाल किया था। तमाम मिन्नतें प्रशासन की तरफ से की गई थी। अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। अली अहमद को फिलहाल जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने इमाम अली अहमद को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे प्रयागराज हिंसा के मामले में पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि असल में उसने किसके कहने पर हिंसा को भड़काने का काम किया, ताकि पुलिस के हाथ उन आरोपियों तक पहुंच सके जिनका प्रयागराज में बवाल कराने में हाथ रहा। प्रयागराज में हिंसा में समाजवादी कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल अटाला हिंसा में एसपी के पार्षद फजल खान का नाम भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम को लगाया गया है। इससे पहले फजल खान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। वहीं जुमे की नमाज के बाद शहर शहर में हुए हंगामे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि कानपुर और प्रयागराज हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ था, जिनके लिए बाकायदा फंडिंग की गई और उनके जाने आने से लेकर हंगामा करने तक की पूरी प्लानिंग तैयार करके दी गई थी। फिलहाल जांच एजेंसियां फंडिंग की जांच कर रही हैं, ताकि फंडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के घर पर बम से हमला कर घर में आग लग गई है। आग से स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बाइक जलकर राख हो गई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। घर से कुछ दूरी पर ही एक बाइक में बताया जा रहा है कि उसे बरामद कर लिया गया है। पंकज सोनी है भीरा का ग्राम प्रधान, लालगंज कोतवाली क्षेत्र के नरपतगंज जिला की का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें भी देखिए आप, रायबरेली से ये तस्वीरें हैं जहां पर ग्राम प्रधान के घर पर बम से हमला हुआ है। सैयद हुसैन अख्तर तमाम जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ गए। सैयद, कौन था वो जिसने घर पर हमला किया है ग्राम प्रधान के, क्या कुछ जानकारी अब तक? देखिए, ये घटना देर रात की है और अच्छी बात यह है कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। और मेरी जो पुलिस कप्तान से जो बात हुई है, उन्होंने यही बताया है कि कुछ चुनावी रंजिश को लेकर के इन लोगों के बीच में कोई बात हुई थी और उसके बाद ही सामने ही रहने वाला दीपक और छोटू नाम के 2 व्यक्ति हैं, जिन्होंने किसी ज्वलनशील पदार्थ को बोतल में भर के और इनके यहाँ बम जैसी वस्तु बना करके इनके यहाँ फेंकी और आग लग गई है। लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह से सख्त है और कप्तान का ये दावा है कि कुछ ही देर में पूरे मामले का पर्दाफाश करके और आरोपियों को उनको कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज हिंसा की साजिश के बाद हंगामे की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंगाइयों ने मासूम बच्चों का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। अब तक जो गिरफ्तारी हुई उनमें कई नाबालिग बच्चे शामिल हैं।
एजेंसियों के मुताबिक मदरसे के छात्रों का हिंसा भड़काने में इस्तेमाल किया गया। एक मदरसा जो है बेहद नज़दीक है, हिंसा वाली जो घटना थी खास करके अटाला के पास में पड़ता है दारुल उलूम गरीब नवाज। इस मदरसे के तमाम स्टूडेंट्स की भी एक तरीके से भूमिका और संलिप्तता की बात सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि इस मदरसे के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो उस घटना वाली जगह पर गए थे और वहाँ पर हिंसा कराई गई की घटना में शामिल हुए और बाकायदा पत्थरबाजी में वो शामिल रहे। दरअसल मदरसा गरीब नवाज दारुल उलूम के छात्रों की भूमिका सामने आ रही है। उनके चेहरे पर नकाब और रुमाल बांधकर पत्थरबाजी में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। वहीं मदरसे के प्रिंसिपल ने छात्रों की भूमिका से इनकार किया है, जबकि पुलिस की शुरुआती जांच में छात्रों के हिंसा में शामिल होने के पुख्ता सबूत सामने आए। अम्बेडकर नगर के टाटा में बवाल और प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जिन पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है, अब उन आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। इसीलिए चौराहों पर आरोपियों की फोटो लगाई गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आरोपी शामिल हैं। दरअसल इस मामले में पत्थरबाजी करने वालों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। अब तक 34 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश है, जिनकी तस्वीरें चौराहों पर लगा दी गई है। वहीं कानपुर के बेकनगंज हिंसा के मामले में उपद्रवियों को फंडिंग करने वाले बिल्डर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक हाजी वसी समेत 5 बिल्डर का नाम सामने आया है, जिन पर हिंसा के लिए फंडिंग करने का आरोप है। इन सभी आरोपियों की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं हिंसा के मामले में पूर्व एसपी नेता निजाम कुरैशी का जफर हयात से सामना कराया गया। दोनों पर बेकनगंज हिंसा में शामिल होने का आरोप है। इस दौरान करीब 40 मिनट तक एसआईटी और एटीएस ने दोनों से पूछताछ की। योगी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है, ताकि अवैध कब्जों को खाली कराया जा सके। ये तस्वीर अमेठी के तिलोई क्षेत्र के इन्होना की है, जहां प्रशासन ने अवैध रूप से बनाई गई 23 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान एसडीएम और सीओ के साथ पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, ताकि विरोध प्रदर्शन से निपटा जा सके। इस दौरान विरोध के सुर सुनाई दिए, लेकिन प्रशासन ने दुकानदारों को पहले ही खाली करने के लिए नोटिस दे दिया था, लेकिन हर किसी ने अनसुना किया, जिसके बाद प्रशासन ने दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। आगरा पुलिस लगातार सट्टेबाजों और मारपीट करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। इसी तरह के एक मामले में वांछित गैंगस्टर फरीद उद्दीन के खिलाफ मंटोला पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसके तहत ताजगंज के राजश्री अपार्टमेंट में फ्लैट की कुर्की की गई। डीएम सर के आदेश के अनुसार लगभग 38 लाख की संपत्ति इनकी कुर्क की जा रही है, जिसमें इनका ये पीछे दिखता हुआ फ्लैट है, साथ में 2 मोटरसाइकिल और एक इनका बैंक अकाउंट है, जिसको कुर्क किया गया है। जिस फ्लैट को प्रशासन ने कुर्क किया, उसकी बाजार कीमत करीब 38 लाख रुपए बताई जा रही है। इससे पहले शातिर अपराधी सनी कबाड़िया और तेल माफिया नीरज के खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऑपरेशन छापामार जारी है। सोमवार को नोएडा के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सुबह सुबह सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंच गए। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में सुविधाओं का हाल जानने के लिए मरीजों से लेकर तीमारदारों तक से बात की। यहाँ कोई घंटों से अल्ट्रासाउंड का इंतजार कर रहा था, तो कोई धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों के इंतजार में नजरें गड़ाए खड़ा था। अस्पताल में बद इंतजामी की शिकायतों पर डिप्टी सीएम का सब्र टूट गया और उन्होंने जिम्मेदार डॉक्टरों की क्लास लगाई। औचक निरीक्षण में सीएमएस ऑफिस में अटेंडेंस रजिस्टर की जांच की, रजिस्टर में ओवर राइटिंग पर नाराजगी जताई, अव्यवस्था पर डॉक्टरों की क्लास लगाई। इसके पहले भी डिप्टी सीएम साहब हेल्थ सिस्टम का सीटी स्कैन करने के लिए यूपी के कई शहरों में छापेमारी कर चुके हैं। लखनऊ में तो उन्होंने करोड़ों रुपए की ऐसी दवाएं पकड़ी थी, जिनकी एक्सपायरी डेट बीत चुकी थी। बावजूद इसके ये जरूरतमंदों के काम तक नहीं आई। ग्रेटर नोएडा के इस थाना दनकौर क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी में युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भैंस चोरी के शक में इस युवक की आरोपियों ने पिटाई कर दी। खास बात यह रही कि पुलिस भी मौके पर मौजूद रही, लेकिन आरोपियों को रोकने की कोशिश तक नहीं की और तमाशबीन बनकर पीड़ित की पिटाई का तमाशा देखती रही। फिलहाल ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई कब होगी। नोएडा में गोमांस तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया,
जिसके साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। और ये शाकिर गैंग के खिलाफ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आवश्यकता के अनुसार इस महीने तक सबकी कार्रवाई की जाएगी। इस कामयाबी के बाद पुलिस ने मौके से 1500 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गाजियाबाद के मसूरी डासना इलाके के रहने वाले हैं, जो दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित मांस की तस्करी करते थे। नोएडा अथॉरिटी के सामने सफाई कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन 6 जून से सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। दरअसल वेतन बढ़ाने की मांग नोएडा अथॉरिटी से कर रहे हैं। जनरली जो अभी जो मांग है वो हमारी वेतन बढ़ोतरी के लिए है। वेतन बढ़ोतरी हमारी पिछले हम 6 तारीख से बैठे हुए हैं। इन्होंने कोई हमसे सुनवाई नहीं की, ना कोई हमसे वार्ता की है, ना कोई हमसे मीटिंग की है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि अगर किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सफाई कर्मचारियों को बोनस में सैलरी की फुल राशि दी जाए और अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर नोएडा प्राधिकरण से जोड़ा जाए। इन्हीं मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के दामन में दाग लगाने वाले पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सचिव, पूर्व संयुक्त सचिव सहित आधा दर्जन अफसरों और बाबुओं की गर्दन किसी भी दिन फंस सकती है, क्योंकि एलडीए ने इस मामले में जांच की फाइलें एसटीएफ को सौंप दी हैं, जिनके खिलाफ एसटीएफ जल्द ही शिकंजा कस सकती है। दरअसल गोमती नगर विस्तार के लिए सबसे ज्यादा जमीन दी गई। अब इस मामले की एसटीएफ जांच करेगी, जिसमें 13 भूखंडों में फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है और करीब 84 भूखंड जांच के दायरे में। दरअसल इस जमीन से प्राधिकरण को अरबों रुपए के राजस्व के नुकसान की बात सामने आ रही है, इसीलिए इस मामले की जांच एलडीए ने एसटीएफ को सौंप दी है। वहीं एक और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी कर्मचारियों को समय से कार्यालय में पहुंचने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं पर कुछ कर्मचारी उनके मंसूबों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मेरठ के नए नगर आयुक्त के ज्वाइनिंग से पहले दिन ही अपने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां ऑफिस के समय अपने कार्यालय से गैर हाजिर मिले और अधिकारियों और कर्मचारियों का नगर आयुक्त ने 1 दिन का वेतन काटने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नए नगर आयुक्त अमित पाल लगातार अपने दफ्तर और सभी पटलों का निरीक्षण कर रहे हैं। नगर निगम का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, कई पटलों का निरीक्षण किया गया है। इसमें कुछ लोग जो समय पर नहीं पहुंचे थे उनका वेतन काटने की कार्रवाई भी की गई है। कई पत्रावलियों का अवलोकन किया गया है। जहां कहीं भी कमियां हैं उसको सुधारात्मक तरीके से लेते हुए उसको ठीक किया जाएगा, ताकि आगे से ये कमियां जो है उनको दुरुस्त किया जा सके। धामी 2.0 के पावर बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम धामी और उनके सिपहसालार मंगलवार को पेश होने वाले बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सूबे के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट को जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बता रहे हैं, जिसमें हर तबके का ख्याल रखा गया है। मुझे लगता है जनता को समर्पित बजट है। युवाओं की चाहे बात हो, पलायन की बात हो, हमारे यहाँ रोजगार से संबंधित बात हो, बागवानी और कृषि से संबंधित बात हो, व्यापारियों से संबंधित बात हो, पूर्व सैनिकों के विषय में बात हो, सारे विषय को हम लोग जो इस बजट में जोड़ रहे हैं। धामी सरकार 2022 के बजट से मिशन 2024 को साधने की कोशिश में जुटी है। दोबारा सत्ता में वापसी और चंपावत विजय के बाद सरकार की अगली चुनौती से निपटने की तैयारी में है। साथ ही हर तबके को साधने का भागीरथ प्रयास भी हो रहा है। मुजफ्फरनगर में कल शाम एक चलती कार अचानक से धू-धू करके जलने लग गई। चलती कार में अचानक से आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। 2 कार सवारों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया। बलरामपुर पचपेड़वा थाना क्षेत्र में मौलाना और 2 बेटियों पर पिता की हत्या का आरोप लगा है। मृतक अरमान कुरैशी काम के सिलसिले में मुंबई रहता था और कुछ ही दिन पहले अपने घर आया था। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते 10 जून की रात अरमान के घर से रोने की आवाज सुनकर तमाम लोग इकट्ठा हो गए। घर के अंदर मृतक की 2 बेटियां और स्थानीय मौलाना मौजूद थे, लेकिन अंदर से ताला बंद था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा और अरमान की हालत काफी गंभीर नजर आई, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन दुखद बात ये कि वहां पर उसकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रही है। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप कैसे अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।